स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे संसद में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। संसद में संग्राम की तस्वीर आपको दिखाएंगे। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर घमासान पीक पर पहुंच गया है। राहुल ने पिछले सप्ताह नरवणे की किताब के अंश पढ़ने की इजाजत नहीं मिलने के बाद संसद परिसर में किताब दिखाई थी और इसके प्रकाशित होने का दावा किया था। अब राहुल का ये कदम उनके लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी की सीट को घेरने वाली कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। बताया जा रहा है कि प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट की ये रणनीति बनाई थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का घेराव किया गया था। बड़ी संख्या में जो महिला सांसद थी विपक्ष की वो आगे आई थीं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ पाए थे। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब वाली रट भूल नहीं रहे हैं। आज भी संसद भवन परिसर में राहुल गांधी ने जब मीडिया से बात की तो किताब का जिक्र किया। राहुल गांधी अपने बयान पर कायम हैं और इसके लिए वो पूर्व आर्मी चीफ के ट्वीट का हवाला दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ट्वीट करके किताब पढ़ने के लिए कहा था। अब कौन झूठ बोल रहा है ये पता नहीं। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. अब राहुल गांधी तो लगातार इस मसले को लेकर हमलावर हैं। इस बीच लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं लोकसभा में इस वक्त क्या चल रहा है। पर अपने नाम के समक्ष दर्ज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 8 पर नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभापति पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री वी सोमनाथ जी। Sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper. बजट सत्र का 10वां दिन है और आज भी लोकसभा हंगामेदार नजर आ रही है। वी वांट जस्टिस के नारे विपक्ष के सांसद लगा रहे हैं। यही वजह है कि कुछ मिनट के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही चल नहीं पाती है। मसला क्या है? मसला यह है कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब का मुद्दा उठा रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास वो किताब है, ये किताब प्रकाशित हुई है। लेकिन अब पेंगुइन इंडिया जो कि पब्लिशर है उसने भी साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी किताब उन्होंने नहीं छापी है। इसी पर अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल संसद को लगातार गुमराह कर रहे हैं और ऐसे में स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा जो संविधान से चलता है वो जारी रहे। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी अप्रकाशित किताब को आधार बनाकर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप यह है कि राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं उन्हें लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला बोलने नहीं दे रहे हैं। और अब इसे लेकर कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विपक्ष को यह बताया गया है कि राहुल गांधी के लोकसभा में बोलने के मौके को लेकर दोपहर 12:30 बजे तक फैसला होगा। उसके बाद कांग्रेस और विपक्ष के सांसद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जो व्यवहार है वो पक्षपातपूर्ण है, ये विपक्ष आरोप लगाता है। इसी को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है।
हालांकि जिस मसले पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं उस किताब वाले मसले पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो बहन प्रियंका गांधी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और प्रियंका गांधी की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जिस दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था उसी दिन उनकी चेयर को घेरा गया था, उनके स्थान को घेरा गया था और ये प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की महिला सांसदों ने किया था। अब इस पर एनडीए की महिला सांसदों ने सख्ती की मांग करते हुए एक चिट्ठी लिखी है स्पीकर ओम बिरला को और एक्शन लेने की मांग की है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम मोदी की सीट को घेरा, यही नहीं वो मंत्रियों की बैठने की जगह तक पहुंच गई थी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट की रणनीति बनाई थी। इसी के बाद कांग्रेस की महिला सांसद बैनर पोस्टर लेकर पीएम मोदी की कुर्सी के पास पहुंच गई थी। आपने खुद देखा होगा 4 फरवरी को क्या हुआ था। उस दिन बहुत निंदनीय चीज़ हुई क्योंकि लोग टेबल पे चढ़ गए और वो स्पीकर पे जो चेयर पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फेंके गए। उसके बाद महिला एमपी जो अपोजिशन से थे वो हमारे तरफ आए और प्रधानमंत्री की चेयर को उन्होंने घेरा। ये बहुत निंदनीय बात है और हम धन्यवाद जनाएंगे अध्यक्ष जी का, ओम बिरला जी। और सीधा आपको लोकसभा लिए चलते हैं जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोल। स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, Honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। चूंकि राहुल गांधी को ना बोलने देने के मसले पर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। हालांकि केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की जिद पर अड़ने से विपक्ष की जो बाकी पार्टियां हैं उनका हक भी मारा जा रहा है, वो भी नहीं बोल पा रही हैं और संसद में गतिरोध बना हुआ है जिसकी वजह से करोड़ों रुपए जो जनता के खर्च होते हैं, टैक्स के खर्च होते हैं, वो व्यर्थ जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा का एक वीडियो भी आज शेयर किया। किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस सांसदों ने जो घटिया हरकत की उस पर कांग्रेस को गर्व है। अगर बीजेपी की महिला सांसदों को नहीं रोका जाता तो लोकसभा में उस दिन बहुत बुरा होता। हम किसी भी तरह संसद की मर्यादा का सम्मान करते हैं। ये वीडियो ट्वीट किया गया है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से और इसमें साफ आप देखिए आपको विपक्ष की महिला सांसद नजर आएंगे और ये ठीक उसी जगह पर हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं। आप कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। तो संसद चलना चाहिए, संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए, ये बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता कहते जरूर हैं, लेकिन जो आपसी गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। रोज लोकसभा की कार्यवाही 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट तक सिर्फ चलती है, लेकिन हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब विपक्ष की महिला सांसद
उस तरफ आ गई थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं। ये वो दिन है जिस दिन लोकसभा में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, लेकिन इस गतिरोध को देखते हुए, इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उस दिन नहीं हो पाया था और इसी मसले पर ये जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ संसद में संग्राम नहीं हो रहा, बल्कि बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर तनाव बढ़ता जा रहा है। हुमायूं कबीर ने कल बंगाल की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया है। कल मुर्शिदाबाद में 1200 लोग कुरान पढ़ेंगे, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। वहीं बाबरी के निर्माण को रोकने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता वाराणसी तक पहुंच गए हैं। पैदल कूच किया जा रहा है, पूरा तरीके से काफिला लेकर कूच किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल जाने का ऐलान विश्व रक्षा हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। और पोस्टर भी बाकायदा लखनऊ में लगाए गए थे। हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे, इस तरीके के पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए थे। जबकि हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण तो वो कराकर रहेंगे, जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। कल 1200 लोग कुरान पढ़ेंगे और उसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये जरूर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बंगाल के चुनावों में बाबरी मस्जिद सेंटर पॉइंट बन चुकी है, सियासत का केंद्र बन चुकी है, ध्रुवीकरण का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल तो चुकी है, हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का गठन भी कर चुके हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद पर उन लोगों का क्या स्टैंड है, बाबरी मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी, माहौल अगर बिगड़ेगा तो इस पर सरकार क्या करेगी, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। और निश्चित रूप से देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो तुम हिंदू मुस्लिम क्या लड़ाने का काम कर रहे हो। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका विरोध करेगा और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसको दफनाने का काम करेगा। हमारे प्रत्येक जगहों से जो प्रदेश में हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता सब अच्छी खासी पोजीशन में 11 तारीख को भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अरे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। अब सोचिए, सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता अगर बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच जाते हैं तो हालात कितने बद से बदतर हो जाएंगे। लखनऊ से सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि उन्हें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, बस मस्जिद के नाम से परेशानी है जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखा गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पूरी तरीके से तैयार है मुर्शिदाबाद मार्च को लेकर के। और यहाँ पर जो जय श्री राम का उद्घोष है, ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल यहाँ पर कितना ज्यादा जोश है कार्यकर्ताओं के बीच में। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथ में फावड़ा है, उनके हाथ में जो स्लोगन्स है, जो यहाँ पर मौजूदगी है, ये बताने के लिए काफी है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग फिलहाल यहाँ से कुछ ही देर में मुर्शिदाबाद के लिए प्रस्थान करने वाले हैं अलग अलग जगहों से। तो ये समझा जा सकता है कि जो राजनीति है वो बंगाल से लेकर के दिल्ली के रास्ते वो फिलहाल लखनऊ तक लगातार जारी है। हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, इस तरीके की नारेबाजी का उद्घोष हो रहा है लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर के बाहर। आप देखिए कि लगातार गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं जो कि फिलहाल निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हाथ में फावड़ा है, हुमायूं को लेकर के वहां पर नारेबाजी है। किस तरीके का जवाब देंगे लखनऊ से लेकर दिल्ली और मुर्शिदाबाद तक? हम लोग, हमारा संगठन हर जिले से निकल रहा है, मुर्शिदाबाद पहुंच रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बस इंतजार है। हम लोग सुबह तक मुर्शिदाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पे जो बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। मस्जिद बनानी थी, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए, हम सब सपोर्ट करते, एक एक ईंट लेके पहुंचते और साथ में मस्जिद बनवाते। मस्जिद में हमें कोई विरोध नहीं है, पर ये बाबर का नाम लेके जो हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है ये बहुत गलत चीज है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद है वो अयोध्या नहीं है। अरे वो ये हिंदुस्तान है, उनको बता दीजिए पाकिस्तान नहीं है। ये यहाँ योगी जी की सरकार है और हमारे योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, तो ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे हिंदुओं को जगा रहे हैं। और अब हमारा हिंदू जाग चुका है, बाबर के नाम जाग चुका है, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है।
रास्ते में रोका जाएगा तो क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हमारे साहब अधिकारी अलीगढ़ जिला से निकल रहे हैं, वो हमें रोक लेंगे ना, हर जगह रोक लेंगे। हम मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, आज बाबरी मस्जिद को बनने नहीं देंगे। हर जिले से कार्यकर्ता निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, हर जिले से हमारे पदाधिकारी निकल रहे हैं। गोपाल राय जी को बताया जा रहा है शायद हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हम हमारा देश वाले किया गया, हमको थोड़ी किया गया, हम फिर भी निकलेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है। और ये लोग जब मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे तो इन्हें रोकने की कोशिश जाहिर तौर पर बंगाल की सरकार करेगी। विशाल, अब ऐसे में सवाल यही है, इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य निकल रहे हैं, इनको बंगाल में रोका जाएगा, गतिरोध होगा, क्या अंजाम होगा इस यात्रा का? देखिए, ये बड़ा सवाल है प्राची कि अगर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो मुर्शिदाबाद की तरफ प्रस्थान करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां भी हिंसा हो सकती है, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसको लेकर के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग हैं, लेकिन उनके मन में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है कि मस्जिद बनानी थी तो कोई समस्या नहीं, आप कलाम साहब के नाम पर मस्जिद बना लीजिए, सहयोग हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आप बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद बनाएंगे तो इसमें हमको दिक्कत है। और आप देखिए कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जो तमाम गाड़ियां हैं, तमाम वाहन है, वो फिलहाल मुर्शिदाबाद जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल हाथों में इस समय फावड़ा और भगवा झंडा है, उसको लेकर के जा रहे हैं। ये बताइए, वहां पहुंचेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की हैं? हमारे संगठन के हर एक पदाधिकारी जो है हर जिले से निकल रहे हैं। 10,000 की संख्या में हम लोग वहां पहुंचेंगे और फिर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे वहां जो उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ हम हिंदुस्तानियों को कोई धमकी नहीं दे सकता है। मस्जिद के नाम पर आप लोग को आपत्ति नहीं है? नाम पे आपत्ति है बाबरी के नाम पे? विशाल, ये हमारा हिंदुस्तान है जो संविधान और कानून से चलता है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत तो है नहीं। अब ये पहुंचेंगे बंगाल तो क्या अंजाम होगा, ये देखना वाकई में दिलचस्प है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ बंगाल में पॉलिटिक्स बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रही है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 27 की पिच सनातन के पिच पर सेट कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनियों को एकजुट करने में जुट गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सीएम योगी ने आगरा से बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाला नारा दिया था। अब यूपी विधानसभा से पहले एक बार फिर सीएम योगी ने सनातन समाज से एक रहने की बात कही। योगी ने कहा कि सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, इससे सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद अब यूपी पर नजर गड़ाए हुए हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक विवादित बयान देकर सियासी पारा हाई कर दिया है। शौकत अली ने मुसलमानों से आबादी बढ़ाने की अपील की, साथ ही हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा शौकत अली ने दे दिया। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ने से ही मुसलमान मजबूत होंगे। साथ ही शौकत अली ने कहा हिजाब और नकाब वाली महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने मायावती का नाम लिए बिना कहा कि जब 11% आबादी वाली मायावती 4 बार सीएम बन सकती हैं, तो हमारी आबादी तो 20% है। तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालदा अभी हयात से है, 97 साल हमारी वालदा की उम्र है, और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 फीट के। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है?
जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। तो हम तो पहले से कह रहे थे बनेगी और बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कायद ने पहले ही कहा था, और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। देखिए, यही दोगली सोच है। एक तरफ मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, लेकिन शर्त हिजाब वाली लगाई जा रही है, बच्चे पैदा करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन ऐसे में उन महिलाओं की बात कौन करेगा जिन्हें नेता एक मशीन के तौर पर इस्तेमाल करने की बातें करते हैं। ओवैसी बिहार में सक्सेसफुल हो चुके हैं, वहां उन्हें कोई सहयोगी नहीं मिला था। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपनी पतंग अखिलेश की साइकिल में सवार होकर उड़ाना चाहते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी को एक ऑफर दिया गया है। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव और उनका गठबंधन बीजेपी को यूपी में हरा नहीं सकता। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और AIMIM को एकजुट होना होगा।